तो रेडी हो जाओ मेरी प्यारी होम साइंस वाली दीदी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है कार्य आजीविका और जीविका। तो कार्य आजीविका और जीविका का क्या करने वाले हैं, तो वन शॉट करने वाले हैं, यानी कि मतलब इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा एकदम अपने भाषा में समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, और साथ में आप लोगों को फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए हम डायरेक्ट चैप्टर पे चलते हैं। कार्य आजीविका तथा जीविका। पहले जानते हैं कार्य होता क्या है। कार्य होता क्या है, वह गतिविधियाँ जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। यानी कि कार्य क्या होती है, वह गतिविधि है। कार्य एक क्या है, गतिविधि है, यानी कि गति में लाते हैं अपने बॉडी को। और लाते क्यों है, कोई काम करना रहता है तभी, यानी कि कोई क्या रहता है, हमारे पास उद्देश्य रहता है। जैसे मम्मी बोली कि पानी लेके आओ, तो हम जाएंगे पानी लाने, तो उद्देश्य क्या हुआ हमारा, पानी लाना। और इसमें क्या कर रहे हैं हम, गतिविधि तो कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं ना, लेकिन उद्देश्य भी तो है कि मम्मी बोली है पानी लाने। यानी कि कार्य वही होगा जो हम उद्देश्य के लिए करते हैं, जो हमको चाहिए उसके लिए करते हैं, उसी को बोलते हैं कार्य। क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को कौशलों तथा प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी काम करना है हम लोग को, तो दो चीज़ की आवश्यकता होगी, एक तो कौशल और एक तो प्रतिभा। क्या क्या, एक तो कौशल और एक तो प्रतिभा की आवश्यकता होती है। अगर मान के चले किसी को दे देगा प्लम्बर मिस्त्री का काम और उसके पास कौशल है ही नहीं, करने आता ही नहीं है, तो क्या वो कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। यानी कि उसके पास कौशल तो है ही नहीं। इसीलिए कोई भी कार्य को करने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है। किन चीज़ की, दो चीज़ की। कौन कौन, एक तो कौशल और एक तो प्रतिभा। क्या समझ में आया, बताइएगा क्या समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं भाई, बताओ ना। कार्य के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। हो सकता है व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करना, क्यों काम कोई करता है। हो सकता है कोई किसी चीज़ की कमी हो रहा है, उसके लिए काम करता हो। आय अर्जित करना, पैसा कमाने के लिए। आत्मनिर्भर और संतुष्ट बनना, कोई कोई आत्मनिर्भर बनने के लिए भी करता है कि हम अपने से मेहनत करके मेहनत का रोटी खाएंगे। योगदान, कोई कोई तो इसलिए कार्य करता है, कोई कोई योगदान देता है। अब कैसे कौन क्या करता है वो समझते हैं। जैसे धन अर्जित करना, क्या था, धन अर्जित करना। देखिए, तो इसमें लिखा है ज़्यादातर लोग धन कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या क्यों काम करते हैं, ताकि पैसा मिले। भाई साहब, ज़्यादातर लोग क्यों काम करते हैं, ताकि पैसा मिले, ताकि वह अपने, क्या लिखा गया है, ताकि वह अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ज़्यादातर आदमी क्यों धन अर्जित करता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार की जो भी इच्छा होती है या जो भी आवश्यकता है उसको पूरा कर सके। ज़्यादातर आदमी क्यों काम करता है, ताकि पैसा कमा सके। जैसे परिवार को क्या क्या ज़रूरत हो सकता है, भोजन, कपड़ा, शिक्षा आदि, ये सब। उसके बाद होता है आत्मनिर्भर बनना। कैसे हम कार्य करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बताइएगा कैसे हम कार्य करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। देखिए, कार्य से व्यक्ति की समाज में पहचान भी बनती है। अगर आप अच्छा कार्य कीजिएगा ना, यदि आप मेहनत से काम कीजिएगा, तो आपकी क्या होगा, समाज में वैल्यू भी बढ़ेगा, पहचान भी बढ़ेगा। किसी भी काम को अच्छी तरह करने से व्यक्ति खुद को विकसित कर सकता है। अगर मान के चलिए जो भी काम कर रहे हैं आप, उसको एकदम अच्छे तरीके से कीजिएगा ना, एकदम बढ़िया तरीके से, तो उसमें आप बहुत एक्सपर्ट हो जाइएगा। कोई पढ़ा रहा है मैथ, अगर मैथ वो बार बार पढ़ा रहा है, 10th का 2-3 बार 4 बार बना लिया है मास्टर, तो वो क्या हो गया, मैथ का एक्सपर्ट हो गया। यानी कि वो अपने आप को पढ़ाते पढ़ाते विकसित कर लिया। उसी प्रकार अपने लोग क्या, अगर कोई भी काम करे, अगर अच्छे से करे, तो उसमें क्या कर सकते हैं, अपने आप को विकसित कर सकते हैं, यानी कि अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, कर्तव्य कैसे, कार्य के द्वारा कर्तव्य यानी कि योगदान कैसे देते हैं। सभी काम का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं होता। हाँ, ये बात भी है, जो भी काम हो रहा है उसका उद्देश्य केवल धन के लिए काम कर रहा है ऐसा भी नहीं है, बल्कि कई काम अपने कर्तव्य के रूप में भी किया जाता है। जैसे माँ का योगदान, जैसे मम्मी है, मम्मी अपने लोग का काम करती है, तो क्या वो पैसा के लिए काम करती है क्या, बताओ ना मेरे भाई। जैसे मम्मी अपने लोग के लिए काम करती है, क्या वो पैसा के लिए, बिल्कुल भी नहीं। अपने कर्तव्य के रूप में निभा रही है ना मम्मी, काम तो कर रही है, कपड़ा खींच रही है, खाना बना रही है, तो उनको पैसा देना चाहिए अपने लोग को, नहीं भाई।
वो क्या कर रही है, अपना कर्तव्य के रूप में जो दिया जा रहा है उनको कर रही है। क्या यह जो ये भी तो काम है, लेकिन काम का पैसा लेता है क्या? क्या काम का पैसा हम लोग देते हैं? नहीं। तो ये क्या हो गया, कर्तव्य हो गया। एक होता है अर्थपूर्ण कार्य। कौन सा कार्य? अर्थपूर्ण कार्य। क्या होता है वो समझते हैं। ऐसा कोई भी काम जो समाज के लिए उपयोगी हो, ऐसा कोई भी काम कीजिए जो समाज में यानी कि दियाद भाई पटीदार भाई के लिए उपयोगी हो तथा पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए। तथा काम ऐसा किया जाना चाहिए एकदम पूरी जिम्मेदारी के साथ, अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट के साथ किया जाए, और जिसके करने में आनंद है और जिसे करने में क्या होगा, एकदम अच्छा लगेगा कि अच्छा काम कर रहे हैं, वह अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। तो भाई साहब अगर आपसे पूछेगा अर्थपूर्ण कार्य क्या है, तो ऐसा काम जो समाज को भलाई करे, अपने भाषा में बोल रहे हैं, जो समाज को भलाई करे और जो एकदम मन से किया जा रहा हो। बस इतना याद रखना अर्थपूर्ण कार्य में। आगे बढ़ते हैं, नौकरी, जीविका, कैरियर, इस सब के बारे में जानते हैं। नौकरी क्या होती है? अरे भाई बताना, नौकरी क्या होता है? देखिए यहाँ लिखा गया है, जिस काम के बदले हमें नियमित रूप से वेतन या मजदूरी मिलती है उसे नौकरी कहते हैं। सर नौकरी किसको बोलेंगे? जिस काम के बदले हमको फिक्स है कि इतना पैसा मिलेगा, उसी को नौकरी कहते हैं। जैसे शिक्षक, डॉक्टर, कर्मचारी, ये सब क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है। जीविका या कैरियर किसको बोलते हैं भाई साहब? देखिएगा, जीविका या कैरियर किसको बोलते हैं? ठीक है, जीवन में कमाई और अपनी पसंद के लिए चुना गया काम कैरियर कहलाता है। जीवन में तो कमा सब रहा है, लेकिन अपने पसंद से जो काम चुना है उसमें कमा रहा है, वो कैरियर कहलाता है। कैरियर मतलब पूरे जीवन। आजकल नहीं कहता है, आप लोग सुने होंगे कि कैरियर इसका खराब हो गया, कैरियर इसका उसने बर्बाद कर दिया, जबकि कोई किसी का कैरियर बर्बाद नहीं करता है। अगर आपको पूछेगा कैरियर क्या है, तो जीवन में कमाई और अपनी पसंद के लिए चुना गया काम कैरियर कहलाता है। कमाई भी कर रहा है, लेकिन कैसे? जो चुना था अपने पसंद का काम चुना था, जो सोचा था वो बन गया, तो अपने पसंद का काम हो गया, और इसी को बोलते हैं कैरियर। जैसे शिक्षक, डॉक्टर, कैरियर में कोई निश्चित आय नहीं होती। कैरियर में क्या होता है, यानी कि कैरियर में कोई भी निश्चित आय नहीं होती, लेकिन सरकारी नौकरी में फिक्स पैसा होता है। लेकिन कैरियर में क्या होता है, फिक्स पैसा नहीं होता है। कभी कभी कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो ज़्यादा रुपया दे देगा, ऐसा चलता है। उसके बाद नौकरी तथा कार्य में अंतर देख लेते हैं। सॉरी, नौकरी तथा कैरियर में अंतर क्या क्या होता है, नौकरी और कार्य में अंतर समझ लेते हैं ज़रा। ओके, नौकरी में व्यक्ति अपने मालिक या कंपनी के सपनों को पूरा करता है। जो नौकरी रहता है उसमें क्या करता है, कंपनी अपने मालिक या कंपनी, जो मालिक या कंपनी जो वर्क देता है उसको पूरा करने में लग जाता है। किसमें? नौकरी में। वहीं कैरियर की बात किया जाए तो कैरियर में व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है। जो कैरियर रहता है उसमें क्या करता है, अपने सपनों को पूरा करता है। नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ऑफिस जाना पड़ता है। जो भी नौकरी करता है उसको क्या, कहाँ जाना पड़ता है? ऑफिस जो जाना ही पड़ेगा भाई। जबकि कैरियर में ऐसा कोई बात नहीं है। जबकि अगर आपका कैरियर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस जाइए। नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होने पर नौकरी भी जा सकती है। अगर नौकरी कर रहे हैं आप और कि सरकार का कोई नुकसान हो गया आपसे, तो इसमें क्या हो सकती है, नौकरी भी जा सकती है। जबकि कैरियर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जबकि कैरियर में क्या, ऐसा कुछ भी होता नहीं। अगर आपको बोलेगा नौकरी कैरियर में अंतर लिखने, तो लिख लोगे भाई, लिख लोगे? बताओ ना, फिर से समझा रहे हैं। नौकरी में व्यक्ति अपने मालिक या कंपनी के सपनों को पूरा करता है। जो नौकरी होता है उसमें क्या, अपने लोग सरकार के सपना को पूरा करते हैं। कैरियर में अपना सपना। उसके बाद नौकरी में नियमित रूप से ऑफिस जाना पड़ता है। नौकरी में, वही कैरियर में ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस आपको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद नौकरी के दौरान किसी भी नुकसान का जिम्मेदार, अगर नौकरी आप कर रहे हैं और आपसे कोई नुकसान हो गया, उसका जिम्मेदार आप भरेंगे। बल्कि ऐसा क्या कैरियर में बिल्कुल भी नहीं है। अब समझते हैं भारत में परंपरागत व्यवसाय क्या सब चला आ रहा है, यानी कि भारत में अभी तक क्या क्या व्यवसाय चलता आ रहा है। जैसे कृषि तो चलता ही आ रहा है। दूसरा है भारतीय पाक प्रणाली तथा मसाले, ये भी चलता आ रहा है। मछली पकड़ना, ये भी एक क्या व्यवसाय है। हस्तलिपि, हाथ का जो कला होता है वो भी है। उसके बाद चित्रकला है, उसके बाद बुनाई है। ये सब क्या भारत में परंपरागत व्यवसाय, यानी कि पुराना जो पूर्वज मनाते आ रहे हैं वही सब जो व्यवसाय है अभी भी चल रहा है। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं कृषि के बारे में। किस चीज़ के बारे में, बारी बारी से सब चीज़ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कृषि के बारे में जानते हैं। जो भी पढ़ाएंगे उसको नोट करते जाइएगा भाई। देखो आज भी क्या लिखा है, आज भी कृषि ही भारत की अधिकतर जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है। आज भी क्या कर रहा है, अधिकतर जनसंख्या किस पर निर्भर है भाई साहब, कृषि पर। यानी कि ज़्यादातर आदमी क्या कर रहा है, आज भी खेती ही कर रहा है।
इसका कारण है भारत की जलवायु जो कृषि के लिए अनुकूल है। अरे ये बात बताइए, अपने लोग ज़्यादातर अधिकतर जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। यानी कि जो भी अधिकतर जनसंख्या वो क्या बिजनेस कर रहे हैं? खेती का बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत में अच्छा से खेती हो रहा है? देखिए, भारत की जलवायु जो कि कृषि के लिए अनुकूल है, भारत का जो मौसम है, जलवायु है, ये सब क्या फसल, यानी कि फसल के लिए, कृषि के लिए क्या है? अच्छा है, इसलिए हम खेती कर पा रहे हैं। भारत की लगभग 70% जनसंख्या आज भी गांव में ही रहती है। हाँ, ये तो हम सभी को पता है कि भारत की अभी जो है 70% जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव में ही रहती है। नकदी फसलें जो कहीं और जाकर बेचते हैं, जो भी नकदी फसलें होते हैं उनको उपजाते हैं और कहीं और जाकर बेचते हैं। जैसे नकदी फसलें क्या सब होता है? फल, सब्जियां, दालें, गेहूं इत्यादि, ये सब क्या है? नकदी फसल है। और नकदी फसल किसान क्या करता है? कहीं और जाकर बेचता है। उसके बाद है भारत विश्व में काजू, नारियल, अदरक, काली मिर्च तथा हल्दी आदि का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सर, भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश किस चीज़ का है? तो नारियल, अदरक, काली मिर्च तथा हल्दी। याद रखना, नारियल, अदरक, काली मिर्च तथा हल्दी में अपने लोग विश्व में नंबर 1 है, मतलब अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। उसके बाद अब जान लेते हैं हस्तलिपि क्या होता है। क्या जान लेते हैं? हस्तलिपि क्या होता है। देखिए, हस्तलिपि ये तो नाम सुने होंगे आप। वर्तमान समय में देश के साथ साथ विदेशों में भी भारतीय हस्तलिपि उत्पादों की बहुत मांग है। ये बोल रहा है अभी का जो समय में है ना, उसमें हस्तलिपि यानी कि हाथ से लिखा हुआ रहता है बुक। तो हस्तलिपि जो है अभी के समय में देश के साथ साथ अपने देश में तो डिमांड है ही हस्तलिपि की, क्योंकि सभी मंगा रहा होगा अपने घर में। साथ में विदेश में भी मांगा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इसमें भी मांगा जा रहा है। किसका? हस्तलिपि का। इस कारण विभिन्न प्रकार की शिल्प कला, जैसे कि इसका प्रकार जो है विभिन्न प्रकार की शिल्प कला है, जैसे कि क्या है? आभूषण बनना है। क्या है? आभूषण बनना। अपने लोग के पास तो बहुत सारी कला है ना। जैसे कि पहला नंबर पे है आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, रंगाई, हाँ, कांच की क्या है? चूड़ियाँ बनाना, मुंगला है, मूर्ति कला, लोहे और मिट्टी की वस्तुएं, हाथी दांत, ये सब क्या है? ये सब हस्तलिप है, यानी कि हाथ का कला है। किस चीज़ का कला है? हाथ का कला है। ग्रामीण जनता की जीविका का प्रमुख साधन बन गया है। ये सब जो है ना, ये सब मुहला, दरी, कारपेट इत्यादि बनाना, लोहे और मिट्टी की वस्तुएं बनाना, ये सब क्या गया है? जो गांव में रहते हैं उनके लिए एक धंधा बन गया है, यानी कि धीरे धीरे बेच भी सकता है। आप समझते हैं बुनाई क्या होता है? क्या जानने वाले हैं कि बुनाई होता क्या है? तो सबसे पहले हम बुनाई जानते हैं। भारत अपनी बुनाई कला के कारण ही विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रमुख उत्पादक देश रहा है। ये बोल रहा है कि भारत अपनी किस कला के कारण मतलब कपड़ा का उत्पादन प्रमुख देश रहा है? अपने बुनाई के कारण। भारत अपनी बुनाई कला के कारण, जो बुनने बिनने की क्षमता है भारत में, उस प्रकार के कपड़ों का प्रमुख उत्पादक देश रहा है। इसलिए अपने लोग कपड़ा उत्पादक में भी प्रमुख आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर बुनाई की एक प्रमुख कुटीर उद्योग है, यानी कि जो गांव में है उसके लिए एक उद्योग बनाया है, कुटीर उद्योग, यानी कि जो गांव में रहते हैं। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर राज्य को अपने अपने विशिष्ट वस्त्र होते हैं। मतलब भारत ही बोल रहा है कि एकमात्र ऐसा देश है जहां हर राज्य का अपना अपना क्या होता है? विशिष्ट वस्त्र होता है। मतलब अलग अलग अपना, हर वर्ग का अलग अलग अपना कपड़ा रहता है। इसी कारण हाथ से बुने भारतीय वस्त्रों को विदेशों में मांग बढ़ी है। मतलब क्या है? भारत में जितना भी राज्य, सबका अपना अलग अलग, हर एक राज्य का अपना ड्रेस है। और इसी कारण हाथ से बुने भारतीय वस्त्र, यानी कि इसलिए हाथ से जो बिना जाता है भारतीय कपड़ा, उसको विदेशों में मांगा जा रहा है। कहाँ मांगा जा रहा है? तो विदेशों में मांगा जा रहा है। अब समझते हैं वस्तुकला क्या होता है, चित्रकला क्या होता है, ये सब समझते हैं। सर, सबसे पहले जानते हैं वस्तुकला क्या होता है? हाँ, ये जान लेते हैं। किसी उपयोगी वस्तु को सुंदर और आकर्षक बनाने की कला को वस्तुकला कहते हैं। सर, अगर आपसे पूछेगा कि वस्तुकला क्या होता है, दीदी बताओ ना, बहन बताना, अगर वस्तुकला पूछेगा आपसे तो क्या बोलोगी? किसी उपयोगी वस्तु को, अगर कोई उपयोग कर रहे हैं, मान के चलो ये पेन रखने वाला है, ठीक है, ये पेन रखने वाला है, और इसको डिजाइन पार पार के हम एकदम सुंदर सा बना दिए, एकदम सुंदर सा बना दिए, डिजाइन सब पार पार के आकर्षक बना दिए, देखते ही मन करता है हाँ एकदम अच्छा। तो ये क्या कहलाएगा? वस्तुकला। क्या कहलाएगा? वस्तुकला कहलाएगा ना। जो मतलब किसी उपयोगी चीज, ये पेन रखने वाला था, उपयोगी था, इसको हम सुंदर बना दिए, तो इसी को कहते हैं वस्तुकला। अब चित्रकला क्या होता है? अरे भैया कितना आसान है, होम साइंस बताओ, आप लोगों को भारी लगने देंगे क्या? हम बिल्कुल नहीं। देखिए, चित्रकला क्या होता है?
भारत में चित्रकला का प्रचलन हजारों वर्षों से चला आ रहा है। ये बोल रहा है कि भारत में चित्रकला आजकल नहीं कर रहे हो आप लोग, हाँ बहुत सालों हजारों वर्ष से चलता आ रहा है। भारत के अलग अलग भागों में वास्तुकला विभिन्न शैलियों देखने को मिलती है। जो भारत में अलग अलग क्या वास्तुकला है और विभिन्न विभिन्न जगह पर देखने को भी मिलती है। अलग अलग धर्मों को दर्शाती है। वास्तुकला क्या करती है, अपने अपने अलग अलग धर्म को भी दर्शाती है। और जैसा कि इस्लाम, सिख धर्म, जैन धर्म, ये सब धर्म है और अलग अलग क्या दिखलाती है, अलग अलग धर्म को दर्शाती है अपने किसके जरिए, वास्तुकला के जरिए। भारतीय पाक प्रणाली तथा मसाले के बारे में जानते हैं। ये मसाला मिर्च सब है, खा लीजिए, हाँ तब पढ़िए। क्या जानने वाले, भारतीय पाक प्रणाली तथा मसाले। ओके, भारत अपने व्यंजनों की विविधता तथा मसालों को लेकर भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये बोल रहा है कि हमारा भारत जो है ना, ये खाने पीने की सामान, मसाले के सामान से लेकर भी क्या है, मसाले का सामान सब का नाम भी अपने भारत से जो अलग देश है यानी कि ऑस्ट्रेलिया विदेश में नाम चलता है अपने भारत के मसाला का, अपने भारत के व्यंजनों का, खाना सबका खूब एकदम नाम चलता है। आज भारत के व्यंजनों की हर देश में ज़बरदस्त मांग है। ये बोल रहा है कि जो भारत का भोजन चल रहा है ना, उस भोजन को हर एक देश में मांगा जा रहा है, जिसके कारण रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। अगर मान के चलो होटल खुलेगा तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। वही बोल रहा है कि आज भारत के व्यंजनों की हर देश में क्या है, ज़बरदस्त मांग है। बोला जा रहा है कि इंडिया का खाना अच्छा होता है, इंडिया का खाएंगे, जिसके कारण रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होने लगे। जिसके कारण क्या होने लगे, कोई भी बेरोजगार नहीं होने लगा है। हमेशा क्या हो रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है। भारत सदियों से ही अलग प्रकार के मसालों का बहुत बड़ा उत्पाद और निर्यात करता आ रहा है। वो बोल रहा है भारत आज से नहीं है मसाला या तेल मसाला का आदान प्रदान, भारत बहुत पहले से है। जब ब्रिटिश आया था उस समय से भी क्या मसाला का इधर से उधर कर रहा है, बहुत पहले से। उसके बाद कार्य आयु और जेंडर के बारे में पढ़ लेते। क्या पढ़ने वाले, कार्य आयु और जेंडर के बारे में। देखिए, कार्य के संबंध में जेंडर प्राथ या महिला होता है मुद्दे, स्त्रियों को पुरुष से कमतर देखना। अभी क्या हो रहा है, कार्य के संबंध में जेंडर के मुद्दे हो रहे हैं। कार्य आयु और जेंडर के, स्त्रियों को पुरुष से कमतर देखना, जबकि स्त्री को क्या देखा जाता है कि पुरुष से कम माना जाता है। समान वेतन न मिलना, अगर महिला उसी क्या कंपनी में काम करे और पुरुष भी कर रहे हैं तो फिर भी महिला का क्या होगा, वेतन कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि उनको नीचा दिखाया जाता है, नीचा दिखाया जाता है। महिलाओं को घर पर काम करने वाली मानी जाती है। महिलाओं को क्या मानी जाती है कि तुम बने ही हो घर का काम करने के लिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले की अपेक्षा महिलाएं अधिक आत्मनिर्भर है। अरे भैया, पहले जो है महिलाएं उतना नहीं बोलती थी और उतना ज़्यादा सास ससुर से मुँह भी नहीं लगाती थी। अब तो आप लोग बोल रहे हैं, मतलब अब तो मुँह भी लग रहा है और थोड़ा आत्मनिर्भर, अब लेडीज़ सब में हिम्मत भी आ गया है बोलने के लिए, और होना भी चाहिए। बट हाँ, गलत चीज़ में नहीं, सही चीज़ में। अगर कोई एजुकेशन को रोक रहा है, शिक्षा लेने या शिक्षा देने से रोक रहा है, तो भाई तब तो ये गलत बात है ना। तो आत्मनिर्भर बनना चाहिए। समाज में अब जो है ना इम्पोर्टेंट है भाई, ये सब इम्पोर्टेंट है। देखिए, समाज में क्या लिखा गया है यहाँ पे, समाज में बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए कुछ प्रमुख सरकारी प्रयास। यानी कि अभी क्या देखें कि समाज में लड़की के साथ अन्याय हो रहा है, उसको कम वेतन मिल रहा है, उसको समझा जा रहा है कि घर के काम के लिए तुम बनी हो, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो इसके लिए सरकार ने बोला कि हम ऐसा कुछ नियम लाते हैं जिससे लड़की को इज्जत बढ़ेगा, उसका सम्मान होगा, रिस्पेक्ट होगा। जैसे दो लाया गया, एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कितना योजना लाया गया, यानी कि सरकार के द्वारा ये दोनों लाया गया। एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो अब हम जानते हैं इन सब के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में। किसके बारे में जान रहे हैं, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन आता है इसलिए जानना जरूरी है। कस्तूरबा गांधी, क्या लिखा गया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना। ये तो पता है कि योजना है, किसकी योजना है, तो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिका को निःशुल्क यानी कि फ्री में एवं अच्छी शिक्षा देना है।
देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम शॉर्टकट में KGBV बोलते हैं, इनका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया? अगर कोई नियम बनाया जाता या कोई योजना बनाया जाता, क्यों बनाया पता है? देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का योजना यही था कि जो कमज़ोर परिवार वाला है, जो एकदम अमीर आदमी नहीं है, जो एकदम गरीब है, एकदम गरीब से दलित समाज से आता है, उस सबको क्या किया जाएगा, एक तो पैसा से भी थोड़ा बहुत मदद किया जाएगा और साथ में फ्री में पढ़ाया जाएगा, एकदम अच्छा शिक्षा वो भी फ्री में पढ़ेगा। ऐसा किसका कहना था? ऐसा कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना था। योजना में ये सब लिखा गया था। यह एक आवासीय हॉस्टल होता है, यह ना स्कूल नहीं होता है भाई। ऐसा मन में आता होगा ना कि बालिका विद्यालय तो स्कूल होगा, बिल्कुल नहीं, यह एक हॉस्टल है, यानी कि वहाँ रखा जाता है जहाँ पढ़ाई के साथ साथ रहने और खाने की सुविधा भी दी जाती है। और बताइए अब क्या देना चाहिए? वहाँ पढ़ाई के साथ साथ रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, ये सब भी दी जाती है। अगर आपको बोलेगा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में शॉर्ट में कुछ लिखिएगा, तो पहला लिखना है कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा चलाया गया। दूसरा लिखना है जिसका उद्देश्य था अगर गरीब से गरीब का बच्चा अच्छे से पढ़ पाए, फ्री में पढ़ पाए। और कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय एक हॉस्टल है और इसमें रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब चीज़ फ्री में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। याद रखना भाई मेरे, 2004 में कस्तूरबा गांधी यानी कि बालिका विद्यालय जो है शुरू हुआ था। ओके, अब समझते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। हाँ सर, बेटी को भी बचाएंगे और बेटी को पढ़ाएंगे भी। इस योजना के तहत जानते हैं क्या बोला गया था? हमारे देश में हमेशा से ही महिलाओं के अधिकार को दबाया जाता है। हमारे देश में क्या कर रहा है, हमेशा से अगर महिला बोल रही है तो उनकी आवाज़ को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, मतलब उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। और गांव के क्षेत्र में लड़कियां से ज़्यादा लड़कों का महत्व दिया जाता है और जो गांव में रहते हैं उसमें क्या होता है, लड़की से ज़्यादा लड़का को माना जाता है। हाय रे बाबू, उनका मानना है कि लड़के परिवार को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा तो हर एक परिवार का मानना होता है कि लड़का जो है परिवार को क्या, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा और लड़कियां परिवार के लिए बोझ बनेंगी। और ऐसा लगता है कि बेटी का शादी करना पड़ेगा तो हमारे लिए लड़कियां क्या बनेगी, बोझ बनेगी। बट ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से आज भी कई परिवार वाले लड़की की गर्भ में ही हत्या करवा देते हैं। इसलिए क्या कर देते हैं, आजकल तो टेक्निकल हो चुका है, अगर कोई क्या गर्भवती होती है तो वो जाँच करा लेती है कि बेटी है या बेटा। अगर बेटी रहती है तो लड़की अगर रहती है तो गर्भ में ही हत्या करवा लेता है। इस तरह के अपराध को रोकने के लिए, हाँ, इस तरह के अपराध को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। अरे भाई, आप पेट में यानी कि गर्भ में उसका मृत्यु करवा देते हो, ये कहाँ तक लगता है आपको अच्छा है? सबका दंड भुगतना पड़ेगा भाई, कोई भारी नहीं होती है। अगर भगवान जी भेज रहे, इसका मतलब उसका कहाँ शादी करना है, क्या करना है, कहाँ से पैसा लाओगे, ये सब भगवान जी बंदोबस्त कर देंगे। इसलिए हम गर्भ में हत्या नहीं करना चाहिए। हम लोग को इस क्या करना होगा, बेटी को भार समझ रहे, पता है? एक बात बताओ एकदम रियली, बेटी को भार क्यों समझ रहे पता है? ताकि उसका फिर पढ़ाई लिखाई, फिर उसका शादी में इतना खर्चा। तो भाई खर्चा, पढ़ने से डर रहे हो, यानी कि मेन बात यही है ना कि खर्चा से डर रहे हो। तो इसलिए सरकार ने बेटियों के योजना की शुरुआत की है। इसलिए सरकार योजना शुरू की है कि ताकि अपने बेटी को अगर ना पढ़ा पाए तो यहाँ हॉस्टल सब में, कस्तूरबा गांधी सब में भेज पाएगी, जिसके तहत गरीब परिवार की बेटियों को बचाकर उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है, गरीब परिवार का जो बच्चा है जिसके पास खाने पीने का नहीं है उसको ले जाया जाता है और शिक्षा भी दिया जाता है, अच्छा शिक्षा दिया जाता है। अब जो है ना, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में थोड़ा इकट्ठा जानकारी थोड़ा भास्ट करते हैं, यानी कि थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नज़र में जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुरुआत 15 जनवरी 2015 में किया गया था, 22 जनवरी 2015 में किया गया था। योजना का नाम क्या है? योजना का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। घोषणा किसने किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। लाभार्थी क्या है, इसको कौन लाभ ले सकता है? केवल छोटी बच्चियाँ, वो भी लड़का नहीं, केवल छोटी लड़की। बजट का आवंटन कितना रुपया दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में? 100 करोड़ रुपया दिया गया था। क्या आप लोग के काम हुआ? कुछ भी नहीं, ये सब खा गया ना। उसके बाद क्या है, लड़के एवं लड़कियां का लिंग अनुपात का संतुलित करना है। ऐसा नहीं कि वो लड़की है तो भेदभाव करना है, लड़का है तो भेदभाव करना है। ये सब सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो माधुरी दीक्षित। ये सब भी याद रखना। क्या रखना है याद? सर, योजना जो बनाते हैं तो योजना की क्या विशेषता होती है जानते हैं थोड़ा? योजना जो बनाते हैं, जो भी आजकल योजना बनता है उसका विशेषता क्या होता है? हाँ,
देखते हैं। देखिए, बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, इसका क्या योजना है कि जो भी बेटा बेटी को पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, इसके प्रति क्या करता है, लोगों को आकर्षित कर लेता है। स्कूलों की फ़ीस नहीं देनी होती, स्कूलों की फ़ीस क्या होती है, इस सब में जो होता है योजना सब में, इसमें स्कूल का फ़ीस भी नहीं देना होता है, इसलिए और आज़ाद हो जाते हैं। लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहायता करती है, करना चाहिए। हम लोग को क्या करना चाहिए, लोगों को आर्थिक एवं विकास में सहायता करना चाहिए। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास होता है। लोगों के जीवन स्तर का कैसा बनाने का प्रयास होता है, बेहतर बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर। अगर बोलेगा योजना की क्या विशेषता है, तो बेटियों की सुरक्षा है, फिर स्कूल की फीस नहीं देनी होती है, उसके बाद और भी बोल सकते हो। अब समझते हैं कार्य के प्रति मनोवृत्ति, क्या लिखा गया है यहाँ पे, कार्य के प्रति मनोवृत्ति और दृष्टिकोण, यानी कि काम हम अगर करते हैं तो कैसा सोच के, कैसा सोच आता रहता है, ये सब देखते हैं। मनोवृत्ति मतलब सोच, अगर आपको पूछेगा मनोवृत्ति मतलब सोच, देखिए किसी व्यक्ति का अपनी नौकरी से संतुष्ट या असंतुष्ट होना उसकी सोच पर निर्भर करता है। अगर कोई आदमी को अच्छा जॉब है तो वो संतुष्ट होगा, कोई आदमी को अच्छा जॉब नहीं है तो वो क्या होगा, नाखुश होगा, यानी कि असंतुष्ट होगा। तो उसकी किस पर निर्भर करता है, सोच पर निर्भर करता है। सोचता होगा इतना पैसा है इसमें मिलता है, तो सोच के ना, सोच के। देखिए, मान के चलिए कोई व्यक्ति अपने वेतन मिलने वाली सुविधा की तुलना अपने से ऊंचे पद वाले से करता है। बोल रहा है, मान लीजिए कोई क्या है, राजमिस्त्री है, क्या है, राजमिस्त्री है। अगर नहीं, कोई मान के चलिए लेबर है, ठीक है, लेबर है और कोई राजमिस्त्री है। अगर लेबर जो है अपनी तुलना किससे कर रहा है, राजमिस्त्री से कर रहा है, तो उस व्यक्ति को असंतोष भाव पैदा होगा। अरे भैया, असंतोष नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बोलेगा कि हम भी रौदा में खट रहे भर दिन और राजमिस्त्री भी रौदा में है, तो फिर भी राजमिस्त्री को 500 या 700 दे रहे हो, लेकिन हमको 400 या 500 दे रहे हो, तो ये सोच के क्या होगा, वो असंतुष्ट हो, असंतोष भाव पैदा होगा उसके मन में। क्यों असंतोष होगा पता है, क्योंकि वो तो लेबर है एक, और वो लेबर है और अपना तुलना किससे कर लिया, मिस्त्री से कर लिया, और मिस्त्री तो बड़ा है, यानी कि अपना तुलना अपने से बड़ा से कर लिया। मिस्त्री तो बड़ा होता है ना लेबर से, एज से नहीं, मतलब काम से, सब चीज़ से तो बड़ा होता है, तो अपना तुलना अपने से बड़ों से कर लिया, इसीलिए क्या होगा, असंतोष होगा। वहीं दूसरा है, यहीं दूसरी ओर वही व्यक्ति अपने से छोटे पद वाले से तुलना करेगा। वहीं दूसरी व्यक्ति जो है, लेबर जो है, वो किससे तुलना करेगा पता है, लेबर तुलना करेगा एकदम जो सब गाड़ी चलाता है उससे अगर करेगा, तो वह संतुष्ट भी होगा और प्रसन्न भी होगा। नहीं होगा, ये सोचेगा अच्छा, मतलब वो मतलब महीना में 15,000 कमा रहा है, हम तो 30,000 कमा रहे हैं, तो खुश होगा क्योंकि उससे कम कमा रहा है ना, इसीलिए। यानी कि अपने से छोटा वाला जो है, यानी कि इससे जो छोटा है, अगर लेबर से छोटा ड्राइवर है, तो ये खुश हो रहा है कि ये कम में कमा रहा है, हम ज़्यादा कमा रहे हैं। और वहीं राजमिस्त्री से जब अपना तुलना करता है, तो राजमिस्त्री ज़्यादा कमा रहा है, लेबर कम कमा रहा है, तभी असंतोष हो जाता है। तो यही बात है कि हम लोग को सोचना नहीं चाहिए, अपने काम का क्या करना चाहिए, ज़्यादा कंपेयर, किसी से ज़्यादा तुलना नहीं करना चाहिए। देखिए, अब समझते हैं, क्या समझते हैं कि जीवन कौशल क्या होता है, यानी कि लाइफ स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। सर, जीवन कौशल होता क्या है, वो जानते हैं। जीवन में कौशल वे आवश्यक क्षमता है जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की समस्या और चुनौतियों को सही ढंग से सामना करने, अच्छे निर्णय लेने तथा सफल और जिम्मेदार जीवन जीने में सहायक करती है। सर, क्या बोला, जीवन कौशल नहीं बोलते हैं, अगर आपके पास स्किल है ना, तो आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो काम मिल जाएगा। ऐसा सुने हैं गांव घर में, बताइए ना, हे बतो ना, ऐसा सुने हैं कि गांव घर में कि आपके पास अगर कला है ना, जीवन यानी कि स्किल है ना, तो आप कहीं भी जाके अच्छा से काम कर सकते हैं। तो स्किल मतलब क्या हुआ, आपके पास गुण होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर चलाने का स्किल हुआ, बोलने का स्किल हुआ, सभी चीज़ का स्किल रहना ज़रूरी है। कौशल, अगर वो गुण है तो आपको क्या होगा, जीवन में ज़्यादा समस्या ना होगा। जीवन में कोई समस्या आएगा तो उसको लड़ना सही ढंग से, कैसे इसको लेना है, कैसे कोई काम को अच्छे से करना है, ये समझ जाएंगे, और इसी को कहते हैं जीवन कौशल। तो क्या अगर मान के चलिए किसी आदमी के पास जीवन कौशल नहीं है, तो क्या वो अच्छे से जी पाएगा, मतलब वो अच्छा से ज़िंदगी जी पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं सर। अगर उसके पास काम करने का तरीका नहीं पता है, काम करने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है, तो काम से भी उसको धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, और धक्का मार के निकाल दिया जाएगा तो पैसा कहाँ से कमाएगा, और पैसा नहीं कमाएगा तो अच्छा जीवन कैसे जी सकता है मिस्टर।
नहीं ना जी सकता है, बिल्कुल भी नहीं जी सकता है। तो अगर हमको अच्छा जीवन जीना है तो हमको क्या चाहिए? जीवन कौशल चाहिए। कितना जीवन कौशल चाहिए? हु के अनुसार 10 मुख्य जीवन कौशल होते हैं। WHO के अनुसार जो है जीवन कौशल कितने हैं? 10। WHO मतलब समझते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो WHO के अनुसार अपने लोग में 10 गुण होना चाहिए जिससे अपने लोग जीवन को बेहतर जी सकते हैं। कौन? तो ये रहा 10 गुण। जैसे पहला है आत्म जागरूकता है, दूसरा है सहानुभूति होना चाहिए हम लोग में, तीसरा है प्रभावी संचार होना चाहिए, चौथा है पारस्परिक संबंध होना चाहिए, पाँचवा है निर्णय लेबाक क्षमता होबक चाहिए, अपना सब में मैथिली लिखा गया है, छठा है समस्या समाधान होबक चाहिए, सातवां है रचनात्मक चिंतन, आठवां है आलोचनात्मक चिंतन, नौवां है भावना सबक प्रबंधन, 10वां है तनाव प्रबंधन। देखिए तो हम लोग में अगर 10 स्किल है ना, ये 10 स्किल तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने जीवन को बेहतर से जी सकते हैं। पहले आत्म जागरूकता, इसका मतलब अपने आप को जागरूकता के अनुसार रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आलसी की तरह रहना, ऐसा नहीं। ये गुण अगर आत्म जागरूकता नहीं है तो आप अच्छे नहीं बन सकते, आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते। दूसरा है सहानुभूति, किसी के प्रति क्या होना चाहिए? सहानुभूति। अगर कोई आपका हेल्प किया उसके प्रति क्या होना चाहिए? सहानुभूति होना चाहिए। तीसरा है प्रभावी संचार, बात करने का भी तरीका होना चाहिए, कैसे बात करते हैं, कैसे किसी को क्या कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं, ये सभी तरीका पता होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं? अच्छा जॉब ढूंढ सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। चौथा है पारस्परिक संबंध, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी कि आप अगर मान के चले 10 आदमी काम कर रहे हैं, आप उसमें मिलजुल के रह पा रहे हैं या नहीं, तो ये भी गुण होना चाहिए। क्योंकि कितना आदमी को देखते हैं उसमें भी सबसे झगड़ा होने लगता है। पाँचवा है निर्णय लेबाक क्षमता, यानी कि आप जो है कोई भी निर्णय लीजिएगा तो उसका भी क्षमता होना चाहिए, डायरेक्ट निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के। समस्या समाधान है छठा, तो समस्या का समाधान करना आना चाहिए। सातवां है रचनात्मक चिंतन, उतना ज़्यादा चिंतन भी नहीं करना चाहिए। आठवां आलोचनात्मक चिंतन, यानी कि सबके बारे में थोड़ा आलोचना करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। भावनात्मक प्रबंधन है तनाव प्रबंधन, कि हम कैसे तनाव को, कंपनी में मैनेजर आपको बना दिया तो कैसे तनाव को हैंडल कर पाएंगे। तो ये 10 गुण 10 कौशल याद होना चाहिए भाई, और नोटबुक में आप लोग लिख लेना दीदी। हाँ, अब ये समझते हैं कार्यस्थल पर आवश्यक कौशल। ये क्या लिखा गया है? कार्यस्थल पर आवश्यक कौशल। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वहाँ कैसा कार्यस्थल होना चाहिए बताइएगा? अगर आपको काम करना है, अगर आप कहीं काम करने गए हैं तो वहाँ पर कौन कौन सा कैसा हम लोग को रहना चाहिए क्या? तो बात करवाक कौशल, हम लोग को क्या चाहिए? बात करवाक कौशल, यानी कि हम लोग को बात करने का तरीका पता होना चाहिए। ये मैथिली थोड़ा लिखा गया, आप लोग समझ जाएंगे। दूसरा है टीम वर्क और सहयोगक क्षमता, यानी कि टीम में अगर काम करे छी अहाँ सब तो केना अपना सब मिल के काम करबै, वो ना हमरा सबके पास की होय के चाहिए? अपना सबके पास क्षमता होबक चाहिए ताकि अच्छा से काम कऽ पेबै। तीसरा है समय प्रबंधन, यानी कि कैसे आप समय को मैनेज करके काम कर रहे हैं। चौथा है नेतृत्व क्षमता, कैसे आप में लीडर बन पा रहे या बन पाने की क्षमता है या नहीं, यानी कि अगर लीडर आपको बना दिया जाएगा टीम का, अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उसमें अच्छा से संभाल पाएंगे सभी को कि नहीं। तो ये भी क्या है? ये सब नेतृत्व क्षमता है। उसके बाद सकारात्मक दृष्टिकोण, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है। उसके बाद है अनुशासन व ईमानदारी। हाँ सर, कहीं काम करेंगे और अनुशासन ईमानदारी से ना रहेंगे तो कितना दिन आप पे ट्रस्ट करेगा, उसके बाद निकाल देगा। सर तो अभी हम क्या पढ़े? अभी हम पढ़े हैं कार्यस्थल पर आवश्यक कौशल। अगर आप कहीं काम करने जाते हैं तो आपको काम पर से नहीं निकालेगा, ये गारंटी है। अगर इतना आपके पास गुण है, ये 6 गुण है, तो बात करना आना चाहिए, टीम के साथ काम करना आना चाहिए, समय को बचाना है वो चाहिए, नेतृत्व क्षमता, कैसे अगर लीडर बना देगा तो काम कैसे करवाना है सबसे वो आना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण, ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और आप अनुशासन और ईमानदारी में रहिएगा तब आपको क्या मिल पाएगा? जॉब मिल पाएगा और कार्य से नहीं भगाएगा। उसके बाद आता है सूर्या किरकी। क्या आता है? सूर्या किरकी। तो ये होता क्या है सर, ये जानते हैं पहले। देखिए सूर्या इरकी ओ विज्ञान अछि जाहिमे कोनो व्यक्ति आ ओकरा द्वारा उपयोग कयल जाइत उपकरण तथा
काजक वातावरण बीचक सही संबंध अध्ययन केलक जाइत अछि। देखिए ये तो मैथिली लिखा, मैं बता देता हूँ हिंदी में, पता नहीं मैथिली कैसे हो गया। देखिए सुरका इर्की क्या है, सुका इर्की एक विज्ञान है। क्या है? एक विज्ञान है जिसमें क्या होता है पता है? सुरका इर्की एक विज्ञान है, ये तो समझ गए। हाँ, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो काम करता है, जिसमें जो काम करता है, मान के चलिए ये व्यक्ति है कोई, अगर ये व्यक्ति है जिससे काम करता है और जो वातावरण है, ये तीनों एक समान है, ये तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। सर देखिए काम करेगा कोई व्यक्ति, तो उपकरण यानी कि जिस औजार से काम कर रहा है, कैसा वातावरण है, तो ये सब क्या होता है, ये तीनों को मिला के जो अध्ययन किया जाता है ना, तीनों चीज़ के बारे में, व्यक्ति के बारे में जिससे वो काम कर रहा है, औजार के बारे में, और कैसा मौसम है, इसी को बोलते हैं सुका इर्की। मनुष्य आ मशीन एक दूसरा के पूरक मानल जाइत अछि। यानी कि मनुष्य और मशीन एक दूसरा के क्या पूरक माना जाता है। क्यों माना जाता है पता है? मशीन, और अगर मशीन नहीं रहेगा तो अपने लोग काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर अपने लोग नहीं काम कर पाएंगे तो मशीन नहीं रहेगा। एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है, ठीक है, मत रहो। उसके बाद लास्ट वाला है क्या, मशीन आ उपकरण के एहन रूपे डिजाइन केल जाइत अछि जहि से ओकरा उपयोग करवा वाला व्यक्ति के तनाव आ स्वास्थ्य संबंधी समस्या सामना नहीं करे पड़े। देखो आई में तो मैथिली लिखा है लेकिन हिंदी में बता देता हूँ। देखो मशीन का डिजाइन ऐसा बनाया जाता है, अगर मान के चलिए यहाँ पे करनी, आप लोग अति जानते हैं क्या जानते हैं, कुदाली, तो कुदाली का बेट ऐसा बनाया जाता है, कुदाली में जब बेट लगाते हैं क्या वो भांजते वक्त में आपको दुखता रहता है, उंगली सब नहीं दुखता है सर, वो तो मेहनत करने के बाद दुखता है ना। यानी कि कोई भी मशीन का जो डिजाइन बनाया जाता है ना, वो किस हिसाब से बनाया जाता है, वो बनाया जाता है ताकि पकड़ने सब में दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि डिजाइन के लिए बनाया जाता है, ऐसा मत सोच लेना कि डिजाइन के लिए बनाया जाता, नहीं, पकड़ने सब के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए इसलिए बनाया जाता है। उदाहरण है, जैसे एक देखिए उदाहरण है, ऑफिस में प्रायः घूमने वाला क्या रहता है, चेयर रहता है। ऑफिस में प्रायः कौन सा चेयर रहता है, घूमने वाला। तो क्या ये घूमने वाला जो है ये सीट, ये गद्दा का बना रहता है, तो क्या इस पर बैठेगा लोग तो उसको मतलब बार बार उसको अच्छा नहीं फील होगा, क्या उसको दर्द करेगा, क्या पीठी सब नहीं करेगा। तो इस हिसाब से बनाया गया ना कि करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है सुका इर्की के लाभ क्या होता है बताइएगा। सुका इर्की का क्या लाभ है? तो पहला है चोट नहीं लगेगा, दुर्घटना से बच पाइएगा आप, नहीं चोट लगेगा आपको, नहीं दुर्घटना होगा, सुका इर्की का ये लाभ है। दूसरा है उत्पादकता के बढ़बैत अछि, यानी कि उत्पादन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरा है खराब स्वास्थ्य कारण होवे वाली अनुपस्थिति के कम करत अछि, यानी कि अगर खराब अहाँ के स्वास्थ्य खराब हो गया अछि तो की हो जेते, वो कम हो जेते, मतलब पूरा तरीका से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद कर्मचारी जो है अच्छा से अच्छा काम कर पाए, इसलिए सुका इर्की का लाभ। ये सब याद कर लीजिएगा आप हिंदी में लिखे, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला है उद्यमिता। उद्यमिता होता क्या है, ठीक है। उद्यमिता अर्थ नव व्यवसाय शुरू करब, यानी कि उद्यमिता का अर्थ होता है कि नया बिजनेस शुरू करना, नया दुकान शुरू करना, नया व्यवसाय शुरू करना। उद्यमिता का मतलब ये होता है। देखो जैसे जिसके पास योग्यता है, एक मिनट, जिसके पास योग्यता है, कौशल है, संसाधन है, वो जोखिम तो उठाएगा। अगर जोखिम उठाएगा तो नव का व्यवसाय शुरू भी करेगा और रोजगार तथा आय का अवसर भी देगा। जिसके पास क्या है, योग्यता यानी कि काम करने, कौशल भी है, जिसके पास पैसा भी है, वो तो जोखिम उठाएगा। अगर मान के चलिए कोई फैक्ट्री खोल रहा है तो वो तो जोखिम ही पहले उठा रहा है। रे मेरे भाई बताना, जो फैक्ट्री खोल रहा है पहले वो क्या कर रहा है, पहले वो तो पहले जोखिम उठा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्ट मतलब क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट उसका दुकान चलने लगा है। ऐसा लगता रहता है कि हो सकता चलेगा, हो सकता नहीं चलेगा, ऐसा रहता है ना कि हो सकता चलेगा, हो सकता नहीं चलेगा। हाँ, तो ये जोखिम उठा रहा है तभी नया व्यवसाय कुछ शुरू कर सकते हैं। सर उद्यमिता क्या होता है, ये मैथिली में आ गया, ठीक है। मैं हिंदी में दे दूंगा इसका PDF, लेकिन आप लोग मैथिली में पढ़ने में खराब थोड़ी ना लगता है अपना भाषा में। सर उद्यमिता की होय छै बताइयो ना। देखियो उद्यमिता
ओ प्रक्रिया अछि जाहिमे कोनो व्यक्ति अपन योग्यता, कौशल आ संसाधन उपयोग कर नव व्यवसाय शुरू करैत अछि, जोखिम उठबैत अछि और रोजगार तथा आय का अवसर पैदा करैत अछि। देखियो, उद्यमिता जो होता है ना, एक क्या है प्रक्रिया, हम जो बताते हैं वो लिख लो। उद्यमिता एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, कोई भी अगर जिसके पास ज्ञान है, कौशल है, वो दुकान खोलते हैं और रिस्क लेके दुकान खोलता है, इसी को बोलते हैं उद्यमिता। हो सकता है उसका दुकान चलेगा, हो सकता है उसका दुकान नहीं चलेगा, तो इसी को बोलते हैं उद्यमिता। देखो उद्यमिता के लक्षण क्या होता है, उद्यमिता का लक्षण क्या होता है, कड़ा मेहनत, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जोखिम बहुत उठाना पड़ेगा, तीसरा योजना बनाना पड़ेगा, चौथा है तालमेल बैठाना पड़ेगा। उद्यमिता, अगर आपको उद्यमिता बनना है यानी कि बिजनेसमैन बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा जोखिम उठाना पड़ेगा, तीसरा योजना बनावे लेल अहाँके ज्ञान चाहिए, और चौथा तालमेल बनाबे के योग्यता चाहिए अहाँ सबके, तब समझिए या तब अहाँ की कर सकै छी, उद्यमिता लक्षण हो सके छे अहाँ सब में। तो होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाता है, यहीं पे समाप्त हो जाता है। हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।